गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर आया हूँ। ये यूनिट 5 जो करेक्शन से रिलेटेड है उससे संबंधित ये दूसरा ऑडियो कंटेंट है जो खास तौर पर फॉर्म्स ऑफ करेक्शंस, जिसमें दो तरह के फॉर्म्स की सिलेबस में विवेचना है। एक प्रिजन बेस्ड करेक्शंस और दूसरा कम्युनिटी बेस्ड करेक्शंस, इसकी व्याख्या से संबंधित ये ऑडियो कंटेंट है। आप इसको ध्यान से देंगे। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ये अकेले सवाल के रूप में आपके पास नहीं आएगा। इसके साथ जरूर ऐड किया जाएगा डिफाइंड करेक्शन या कंसेप्ट ऑफ करेक्शंस, जिसकी चर्चा हमने इस से संबंधित जो पिछला ऑडियो कंटेंट था उसमें आपको हमने बताया था डिटेल में कि व्हाट इज करेक्शन, डेफिनेशन ऑफ करेक्शन, हिस्ट्री ऑफ करेक्शन, इसकी चर्चा हमने कर दी है। तो आज के इस ऑडियो कंटेंट में मैं उसको डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको फिर से याद दिलाने के लिए उसको धीमे से या उसको शॉर्ट में हम उसको आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि करेक्शन का जो विचार है वह रिफॉर्मेटिव दंड के सिद्धांतों पर आधारित है। और रिफॉर्मेटिव दंड का सिद्धांत इस बात पर विश्वास करता है कि अपराध के लिए एक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि या तो उसके आनुवंशिक कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर वह समाज और उसकी संरचना जिम्मेदार होती है जो ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज को व्यक्तियों के ऊपर लागू कर देती है, या यूं कहे कि थोप देती है, जिसके वजह से उसे कई ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसके लिए वह पहले से तैयार नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि यह वास्तव में इस बात पर, ये स्कूल जो है इस बात पर विश्वास करता है कि अपराध जो है वह सामाजिक व्यवस्था के जो नॉर्म्स हैं उसकी एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है, और इसी पर पूरा का पूरा रिफॉर्मेटिव सिस्टम जो है एस्टेब्लिश है। हमने पिछले क्लास में आपको ये बताने का एक उदाहरण से कोशिश किया था कि एक व्यक्ति अगर मान लो कि रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसके लिए समुचित सजा क्या होगी? क्या उस व्यक्ति को बिल्कुल समाज का दुश्मन मानते हुए उसे घनघोर सजा दी जानी चाहिए? मतलब ये कि क्या उससे रिट्रीब्यूटिव थियरी पर बेस्ड सजा दी जानी चाहिए, या फिर ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे कि वो फ्यूचर में घूस न ले, या उसके अगल बगल वाले लोग फ्यूचर में घूस न लें, अर्थात भयोत्पादक या डेटरेंट प्रकार की सजा दी जानी चाहिए, या फिर उसे सुधारना चाहिए ताकि वह घूस लेने के व्यवस्था और सिस्टम को ही नकारने लगे, क्योंकि वह सामान्यतः एक ऐसे ऑफिस में काम करता है जहां रिश्वत लेना जो है वह एक सिस्टम का पार्ट बन चुका है, और ऐसे में वह उस सिस्टम में जो है जो पहले से प्रिवेल कर रहा होता है उसका प्रतिकार करना जो है उसके अंदर डेवलप हो। तो एक सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें खास तौर पर नैतिक मूल्यों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह समाज में प्रचलित जो है वह गलत तरीकों को भी जो है वो इससे अपने आप को अलग रख सके, या यूं कहे कि सोसाइटी के गलत इम्पैक्ट से अपने आप को बचा सके और सोसाइटी के लिए भी एक रेफरेंस का काम कर सके। तो दंड का यह जो रिफॉर्मेटिव सिद्धांत है वो कुछ इसी बात पर केंद्रित है कि यह समाज से अपराध को दूर करने की बात नहीं करता, बल्कि अपराधी के सुधार की बात करता है, और यह विश्वास करके चलता है कि हर अपराधी को
सुधारने की जो है वो पर्याप्त गुंजाइश होती है। उसमें ऐसे तत्व जरूर मौजूद होते हैं जो समय के कारण जो है वह छिप गए हैं या दब गए हैं। उनको अगर उभारा जाए, उसके अंदर के जो इंटरनल वैल्यू सिस्टम है अगर उसको समय पर उभारा जाए तो फिर से जो है वह नैतिकतापूर्ण कार्य करने लगता है, नैतिक व्यवहार करने लगता है और सामाजिक बुराइयों को जो है वह नकारने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि करेक्शन सिस्टम जो है किस थॉट पर बेस्ड है और वह समानता समाज में किस तरह का बदलाव के लिए प्रयास करता है। अब सवाल उठता है कि यह जो करेक्शन सिस्टम है वह किन अभिकरणों के माध्यम से अपना ये कार्य पूरा करता है। तो आपको मालूम होगा कि करेक्शन सिस्टम का एक संस्थागत जो उपकरण होता है वह जेल होता है, जो पारंपरिक रूप से यद्यपि जेलों को दंड के स्थान, घनघोर सजा का स्थान, फांसी देना, सूली पर चढ़ाना जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नई मान्यताओं के हिसाब से जेलों को एक सुधार गृह के रूप में, जहां विभिन्न आधुनिक संसाधनों की मदद से, आधुनिक तरीकों की मदद से ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके जो है उसको सुधारने का काम किया जाता है और एक कैदी के अंदर जो है अब आत्मचिंतन को और उसके किए पर जो है पश्चाताप करने के लिए और अपनी गलतियों को पहचान कर उसको सुधारने के लिए जो है वह उनको प्रेरित किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि भारत में एक महिला आईपीएस जिसका नाम आपने सुना होगा, किरण बेदी को इसी काम के लिए हम लोग जानते हैं। वो सिर्फ पहली महिला आईपीएस थी उसके कारण नहीं जानते हैं, बल्कि उनका विशेष योगदान जेल सुधार के संबंध में है। उनको तिहाड़ जेल, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के प्रमुख के रूप में काफी दिनों तक काम करने का मौका मिला था और उन्होंने अपने प्रयासों से कैदियों में कई तरह के सुधारात्मक जो है काम किए थे, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इसके माध्यम से कैदियों के व्यक्तित्व में अस्थायी बदलाव करने का उन्होंने काम किया था। साथ ही साथ कैदियों के साथ जो है वहाँ के कर्मियों का जो रिलेशंस होता है उसमें भी उनको अगर एक स्किल्ड हाथों में दिया जाए तो उनमें कई ऐसे जो उनके व्यक्तित्व के जो दोषपूर्ण हिस्से हैं उनको वो बदलने में कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ कुछ और तरीकों की भी बात इस सिस्टम सुधार की व्यवस्था में की जाती है, जैसे कि अगर न्यायपालिका उचित समझती है तो उनको समुदाय आधारित जो है, समुदाय में ही उनको सजा काटने का मौका देती है, खास तौर पर परिवीक्षा के माध्यम से या प्रोबेशन के माध्यम से, जिसमें उनको उनके घर में, उनके गांव में या खास तौर पर जिनके हितों का उल्लंघन हुआ है उनके बीच जो रहकर उनको सजा काटने वहीं भेज दिया जाता है। इसके अलावा पैरोल सिस्टम से भी आपको परिचित कराए थे हमने, और ये एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है जिसमें सजा काट रहे कैदियों को कुछ कुछ अंतराल पर छुट्टी दी जाती है अपने गांव घर जाने का, ताकि वो शादी विवाह और जन्म मृत्यु जैसे संस्कारों में हिस्सा ले सकें। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया जाता है, एक नेटवर्किंग डेवलप किया जाता है, जिसमें कि जेलों में कई संस्थात्मक सुधार करके और परिवीक्षा को विकसित करके और पैरोल को लागू करके, साथ ही साथ कम उम्र के कैदियों के लिए सुधार विद्यालय, रिफॉर्मेटरी होम्स, पोस्टल होम्स, रिमांड होम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना करके हम इस सुधार प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम फील करते हैं कि आपको अब ये बातें मैंने क्लास एक दिन के जो मैंने क्लास लिया था उसमें भी आपको हमने बताई थी, और पिछले ऑडियो कंटेंट में भी इसको हमने आपके सामने रखा था, तो आप इसको समझ गए होंगे। और समराइज रूप में कह सकते हैं कि सुधार जो है एक बृहद
सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है या एक उप व्यवस्था है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ साथ पुलिस और इसके साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और न्याय विभिन्न प्रकार के न्यायालय इसके हिस्से बनते चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि सुधार जो है वह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें जेलों के अंदर रह के भी और जेलों के बाहर रह के भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। हमने पिछले कंटेंट में इसकी 4 परिभाषाएं आपको दी थी। आप उन परिभाषाओं पर ध्यान देंगे और उत्तर बनाने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 2 परिभाषाओं का प्रयोग आप जरूर करेंगे। अब हम आते हैं जो मूल इस कंटेंट का मूल एरिया है जिस पर हमको विचार करना है, और वह है फॉर्म्स ऑफ करेक्शंस, अर्थात सुधार के विभिन्न स्वरूप। अब हम इस फॉर्म्स पर विशेष रूप से विचार करेंगे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि अपराधियों को प्रदान किए जाने वाले दंड के उद्देश्य में सुधार और उपचार अब सबसे महत्वपूर्ण स्थान पा चुका है। विश्व के लगभग हर हिस्से में अपराध नियंत्रण हेतु अपराधी को एक बीमार व्यक्ति मानकर विभिन्न तरीके से उसके सुधार, उपचार और प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा। सुधार के संबंध में दिए जाने वाले सैद्धांतिक विवेचनों ने न सिर्फ कारागृहों में कई तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सुधार की जरूरतों को हाईलाइट किया है, बल्कि विभिन्न तरीकों और टेक्निकों से भी उनको परिचित कराया जा रहा है, ताकि वे सुधार की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकें। कुछ मामलों में तो अपराधी को अपनी सजा जो है ऊंची ऊंची दीवारों वाले जेल परिसर में न काट करके उनको अपने ही गांव घर में रहकर सजा काटने की व्यवस्था की जाती है, जिसको हम देखते हैं प्रोबेशन के रूप में। आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबेशन के रूप में या फिर पैरोल के रूप में कुछ हिस्सा मिलता है उसको सजा काटने का। एक और भी तरीका है सुधार करने का, वह तरीका रखा गया है जिसमें कि एक पूरा का पूरा गांव को, एक पूरा का पूरा क्षेत्र को ही जो है वह जेल घोषित कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है खुला जेल, ओपन प्रिजन, और या बिना 4 दीवारी वाला जेल या कैंप जेल के रूप में जो है इसको मान्यता प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर वो कैदी जो हैं अपने गांव की तरह रहते हैं, पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, अपने लिए भोजन जुटाते हैं, मजदूरी करते हैं। वो सारी ऐसी गतिविधियां जो अपने गांव में रह के वो किया करते हैं, उन सब की उनको छूट मिलती है। और ऐसे जो है कैंप जेल को मान्यता मिली हुई है। हम इसी यूनिट में इसको बारे में आपको विशेष तौर पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि ये भी एक तरीका रहा है सुधार का, जिसमें कैदियों को खुले जेलों में रखने का प्रावधान किया गया। तो दंड विज्ञानियों ने मोटे तौर पर सुधार के 2 रूपों या 2 स्वरूपों की चर्चा की है। पहला जो है वो कारागृह आधारित सुधार और दूसरा जो है वो समुदाय आधारित सुधार। पहले को अंग्रेजी में प्रिजन बेस्ड करेक्शन कहेंगे और दूसरे को कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन कहेंगे। तो अभी हम पहले की बात करें, पहला जो है वो प्रिजन बेस्ड करेक्शन, इसकी हम चर्चा करते हैं। आप समझें कि कारागृह अपराधियों को सजा प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विकसित किया जाता रहा है, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी और इवन आधुनिक काल में भी। और कारागृह के अंदर की जो गतिविधियां होती हैं वो सामान्यतः अपराधियों को जो है शारीरिक पीड़ा देना या उनको मानसिक दंड देने से संबंधित रही हैं। लेकिन आज के ज़माने में अब कारागृहों में
शारीरिक पीड़ा देने की जगह उनके अंदर वैल्यू को जगाने, उनको मोटिवेट करने और उनकी विचारधाराओं को, एटीट्यूड्स को इस तरह से बदलने के लिए ये कारागृह काम करता है कि ताकि उनका जो है, उनके अंदर का जो फॉल्टी सोशलाइजेशन हुआ था, जिसके चलते हुए अपराधी हुए, वह फॉल्ट को दूर किया जा सके और उनको रीसोशलाइज किया जा सके। एक टर्म याद रखिएगा, रीसोशलाइजेशन, अर्थात पुनर्समाजीकरण का काम जो है वह जेलों में किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की जाती है, उनको ऐसी ट्रेनिंग भी देने की बात की जाती है ताकि वो जब जेल की सजा काटकर बाहर आए तो समाज में उनका जो है, उनके समायोजन में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आए, क्योंकि वो कुछ स्किल को अंदर से सीख के आते हैं, जैसे कपड़ा बुनना, कोई मशीन चलाना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना, और फिर बाहर आकर के वो रोजी रोटी कमाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में 1919 की जेल सुधार समिति की सिफारिश को स्वीकार किए जाने के बाद कारागृहों की दशा में धीरे धीरे सुधार लाना शुरू हुआ और कारागार का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सुधारात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाने लगा। आज के डेट में कारागृहों का उद्देश्य कार्य अनुशासन सिखाना, शिक्षा और नैतिक हिदायत द्वारा अपराधियों को प्रेरित कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना इत्यादि हो गया है। आज के डेट में अगर हम फिर से देखें तो जो जेलों के जो या कारागृहों के जो मूल सुधारात्मक कार्य जो हैं, उसको हम कुछ खास बिंदुओं में आपके सामने रख सकते हैं। इसमें नंबर 1 है कि अपराधी को समाज से पृथक रखना, ताकि न सिर्फ समाज सुरक्षित महसूस करे बल्कि अपराधी भी अपने आप को सुरक्षित और आइसोलेटेड महसूस करे और उसमें सुधार किया जा सकना संभव हो सके। और दूसरा है कि अपराधी को पश्चाताप, जिसको कहते हैं रिपेंटेंस, और स्वयं सुधार का मौका प्रदान करना भी जेलों का काम है। तीसरा है अपराधी को कुछ कष्ट और कुछ पीड़ा पहुंचाना ताकि वह भविष्य में और अपराध करने से बचे। नंबर 4 है कि अपराधी का डीक्रिमिनलाइजेशन या विष अपराधीकरण करना, ताकि उसके अंदर से समाज के प्रति घृणा का भाव कम हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कारागृह प्रशासन द्वारा अनेकों प्रकार की विधियों का, अनेकों प्रकार के मेथड का इस्तेमाल में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। वो कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से ये चारों उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है? तो कुछ महत्वपूर्ण विधियों को हम इस तरह देखेंगे। नंबर 1 है कि कारागृह के कर्मियों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना, ताकि उसके अंदर का क्रोध और विरोध कम हो सके। दूसरा है कैदियों को उनके अपराध और इतिहास के दृष्टिकोण से वर्गीकृत करना। तीसरा है कारागृहों को वर्गीकृत करना, जैसे कि अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृह, मध्यम सुरक्षा वाले कारागृह, न्यूनतम सुरक्षा वाले कारागृह, जैसे कि खुली जेल, खुले शिविर, दीवार विहीन कारागृह। ये सब पर हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। चौथा है कुछ कारागृहों को आदर्श कारागृह, आइडियल कारागृह के रूप में रूपांतरित करना, ताकि बाकी कारागृहों के लिए वो एक आदर्श बन सके और एक मॉडल के रूप में बाकी कारागृह उसको मान करके अपने यहाँ कुछ सुधार कर सकें। नेक्स्ट है कि कारागृहों को लिंग, उम्र, पेशा इत्यादि के दृष्टिकोण से भी वर्गीकृत करना। साथ ही कारा कर्मियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ताकि वे कैदियों के साथ नेगेटिव रैपोर्ट स्थापित नहीं कर सके। आप ये टर्म नोट कर लें, नेगेटिव रैपोर्ट मतलब ये हुआ कि ज़्यादा कैदियों के साथ घुले मिले नहीं, ज़्यादा दोस्ती नहीं करें, क्योंकि कई बार कैदियों के साथ जो कर्मियों का निकट का जो रिश्ता बन जाता है, उसकी वजह से उनमें सुधार प्रक्रिया बाधित होती है और कई बार उनकी मदद से, वो कर्मियों की मदद से वो कई बार जेलों से भागने
या जेलों के बाहर से कुछ नशा वगैरह की वस्तु को जेलों में मंगाने का काम करते हैं, और फिर पूरा का पूरा जेल प्रशासन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो काराकर्मियों के ऊपर जो है वो इस तरह का नियंत्रण होता है जिसमें उन पर भी वॉच किया जाता है कि वे कैदियों के साथ जो हैं वो नेगेटिव टाइप का जो है रेपो स्थापित नहीं। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि रेपो स्थापित करना है, क्योंकि कैदी और कर्मी के बीच में एक भाईचारा और एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन नहीं होगा तो वो कैदी जो हैं उनकी बातों को क्यों सुनेंगे या उनको क्यों उनके मैसेजेस को के ऊपर फॉलो करेंगे। तो आपको उन तक मैसेज पहुंचाना है, पॉजिटिव रिपोर्ट स्थापित करना है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट स्थापित नहीं करना है। इसके साथ साथ काराकर्मियों के बेहतर उपलब्धि के आधार पर उनको प्रोन्नति देना तथा बंदियों से बेहतर व्यवहार के आधार पर उनकी सजा में कमी तथा समय पूर्व रिहाई की भी व्यवस्था की गई है। दो बातें हैं कि काराकर्मी जो हैं अगर वो खूब अच्छा जो है काम कर रहे हैं, उनका उपलब्धि बहुत अच्छा रहा है तो उनको प्रोन्नति देना, और जो कैदी हैं अगर उनका वहाँ जेल में व्यवहार बहुत अच्छा रहा है तो उनकी सजा को कम करना या उनकी सजा में कटौती करके उनको समय से पहले रिहाई करना, यह भी सुधार प्रक्रिया का ही एक उद्देश्य है, ताकि जेल में अच्छे व्यवहार करने के लिए सीखे सारे कैदी और फिर सब अपनी अपनी सजा कम कराने का प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द वो अपने घर परिवार के साथ फिर से समायोजित हो सकें। इसके अलावा है कि कम उम्र के कैदियों के लिए कारागृहों में पढ़ने लिखने और विशेष प्रशिक्षण की सुविधा देने का भी काम किया जाता है, ताकि इसी प्रशिक्षण और हुनर के आधार पर वे समाज से अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो ये जो है हमने आपको बताई कि जेलों में जो है जेल आधारित जो है सुधार प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या है और कौन सी मुख्य विधियों का प्रयोग करके जेल कैदियों के अंदर जो है वह सुधार को लागू करते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप था, दूसरा फॉर्म था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन, अर्थात समुदाय आधारित जो है सुधार। उसके अंतर्गत क्या आता है तो ध्यान दीजिए कि समुदाय आधारित सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः दो तरीके, जिसको पहले को प्रोबेशन कहा जाता है, परिवीक्षा कहा जाता है, तथा दूसरे को पैरोल कहा जाता है, उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत जो है वह उत्तर रक्षा सेवाओं आफ्टर केयर सर्विसेज को भी इसके तहत रखते हैं। हम इन तीनों के बारे में जो है अभी छोटी चर्चा करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट अभी फॉर्म्स ऑफ करेक्शन को समझना है और बाद में हम परीक्षा, पैरोल और उत्तर रक्षा सेवाओं पर एक विस्तृत नोट्स जो है वह आपको अलग कंटेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले परिवीक्षा क्या है इसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में आप ये जान लें कि अपराधी को समुदाय में स्वयं को समायोजित कराने के उद्देश्य से जिन न्यायिक तरीकों को प्रयोग में लाया जाता है उसमें प्रोबेशन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वस्तुतः प्रोबेशन का संबंध दंड को अधिरोपित या इम्पोज करने को कुछ शर्तों के साथ, कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ सस्पेंड या निलंबित करना। इसमें न्यायालय अथवा उसके द्वारा नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में जो सजा याफ्ता मुजरिम या कन्विक्टेड मुजरिम है उसको समुदाय में ही रहने की इजाजत दी जाती है, ताकि अपराधी खुद को एक कानून का पालन करने वाला साबित कर सके। भारत में यह व्यवस्था है कि अगर इसके बावजूद अगर वह कैदी खराब आचरण करता है तो उसकी परिवीक्षा को रद्द करके उसको वापस जेल भेजा जा सकता है। दूसरा जो है वह है पैरोल। पैरोल वह व्यवस्था है जिसमें एक सजा याफ्ता मुजरिम सजा अवधि का कुछ भाग कारावास में व्यतीत करता है तथा कुछ भाग विशिष्ट शर्तों के अधीन समाज में रहने के लिए मुक्त किया जाता है। पुनः पैरोल अवधि खत्म होने पर वह कारावास वापस लौट जाता है। पैरोल की छूट समांतर लंबी सजा काट रहे कैदियों को उबने से बचाने के लिए
परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए, विवाह मृत्यु संस्कार में भाग लेने के लिए प्रदान किया जाता है। आप जैसे देखोगे कि कई बार इनको खेती का सीजन आता है, धान काटने का समय है, तो उस समय भी पैरोल दिया जाता है कि 10 दिन की छुट्टी दी जाती है, अपने घर जाओ और धान काट लो ताकि तुम्हारे परिवार को खाने पीने की कमी नहीं हो। कई बार किसी के घर में मृत्यु हो जाता है, विवाह है, बेटी का विवाह है, कुछ भी है, तो ऐसे कंडीशंस में इनको छूट दी जाती है। तो याद रखना है कि पैरोल जो है एक तरह की छुट्टी है और ख़ास तौर पर खूब लंबी अवधि की सज़ा काटने वाले लोगों को ही ये दिया जाता है। और पैरोल की अवधि में एक अधिकारी जो है उस पर नज़र रखता है, नियंत्रण रखता है और उसकी समस्त गतिविधियों से वो नोट करता है तथा उसको वो उसके रिकॉर्ड में दर्ज करता है। तीसरा जो हमने टर्म इस्तेमाल किया था, उत्तर रक्षा सेवाएं, ये वे प्रशासनिक और स्वैच्छिक सेवाएं हैं जो मुक्त हो चुके बंदियों के पुनर्वास के लिए लागू की जाती हैं। जिस प्रकार एक रोगी लंबी चिकित्सा के बाद अस्पताल से छूटकर बाहर आता है तो उसका समायोजन सनय सनय समाज के और परिवार के लोगों से हो पाता है, उनके सहयोग की मदद से हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जेल की सजा काटकर बाहर आया व्यक्ति न सिर्फ बेरोजगार होता है बल्कि अनेकों सामाजिक कलंकों, जिसको सोशल स्टिग्मा कहते हैं, से भी परेशान रहता है। हमने पहले भी बताया है कि दंड का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है कि सजा काटने के बाद भी वो समाज तो उसको दोषी ही मानता है। तो इस तरह के कलंकीकरण से भी वह परेशान रहता है। तो उत्तर रक्षा सेवाएं जो हैं वो एक खास तरह का कार्यक्रम है जिसकी मदद से वह अपने आप को स्वस्थ नागरिक जीवन की ओर ले जाता है। इसमें जेल अधिकारी न सिर्फ उसके अच्छे चाल चलन का एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं बल्कि इन्हें काम पर वापस रखने की सिफारिश भी इनके नियोक्ताओं से कर देते हैं। मतलब ये कहीं किसी कारखाने में, किसी दुकान में काम कर रहे होते हैं तो उनको दोबारा उस काम पर रखने के लिए जो है वह जेल एक सर्टिफिकेट देता है, एक एडवाइजरी देता है कि हाँ हम लोग इसको बढ़िया तरह से इसको ट्रेंड कर दिए हैं, अब ये फ्यूचर में कोई अपराध नहीं करेगा और हम इसके बेहतर चाल चलन की जो है एक तरह की गारंटी ले रहे हैं, आप इनसे दोबारा सेवा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो मुख्य तरीके हैं जिसके माध्यम से अपराधियों में सुधार कार्यक्रम चलाया जाता है। पहला जो था वह जेल के माध्यम से सुधार कार्यक्रम चलाना और दूसरा जो था वह समुदाय आधारित सुधार कार्यक्रम था। तो ये दो फॉर्म हैं, ये आप ठीक से समझेंगे, इसको किताबों के माध्यम से भी पढ़ेंगे और आपके लिए इसमें प्रश्न तैयार करना है कि डिफाइन करेक्शन एंड डिस्कस अबाउट इट्स फॉर्म्स। ये एक बहुत अच्छा आपको असाइनमेंट या आपको बनाने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप ऐसा नोट्स तैयार कर लें और फिर मैं आज के इस कंटेंट में आपको यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ। आपको अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, यूनिट 5 का फर्स्ट सेगमेंट है, वह ये दो ऑडियो कंटेंट के माध्यम से अब ये पूरा हुआ है। आप ये फर्स्ट सेगमेंट से संबंधित जो हैं वो दोनों प्रश्न तैयार कर लें और ये आपको बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि आप तैयार करने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अच्छा ऐसा है कि आप अपना देख रेख करते हुए, स्वास्थ्य की देख रेख करते हुए आप इसको पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो ऑल द बेस्ट।